हाँ, मेरा क्वेश्चन था आप लोग से, आई थिंक सब लोग आ गए होंगे। हमेशा सेकेंड लेक्चर में कुछ लोग गायब हो जाते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या कि अटेंडेंस होने वाला है और वो पहले लेक्चर में दिख जाता है तो अटेंडेंस हो जाता है और फिर दूसरे क्लास में भाग जाओ, ये क्या कॉन्सेप्ट है? सिर्फ 18 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं अभी, क्योंकि एक्स्ट्रा मैं हूँ और एक और है निखिल। बाकी लोग मुझे पूछना पड़ेगा सर से, ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्या आधे लोग गायब हो जाते हैं सेकेंड लेक्चर में? वेट करते हैं फिर भी, वेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा कि ये सर को पता चल जाएगा। ओके, तब तक मेरा क्वेश्चन आप लोग हम वेट तो कर ही रहे, फिर भी मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगा, एक्वस NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगा, मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट होने के बाद सोल्यूशन का पीएच बढ़ेगा या कम होगा? सोल्यूशन का पीएच बढ़ेगा या कम होगा? ओके, आप सुनो, मैंने अभी आपको क्या ट्रिक क्या बताया मैंने आपको कि जब आपका ये इस इलेक्ट्रोलाइसिस का ट्रिक क्या याद रखोगे कि लास्ट में क्या बचने वाला है, NaOH बचने वाला है। क्या बचने वाला है? NaOH। और ऑब्वियसली अगर आपका लास्ट में NaOH बच रहा है तो मतलब सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? NaOH क्या है? बेसिक। NaOH कैसा कंपाउंड है? बेसिक कंपाउंड है ना। और बेसिक की पीएच क्या होती है? हमेशा 7 से ज्यादा, तो पीएच बढ़ेगा ना। अगर सोल्यूशन एसिडिक हो जाता तो पीएच कम हो जाता, बट हमें पता है कि सोल्यूशन में बेस बन रहा है। हमने लिया था एक्वस NaCl, एक्वस NaCl लिया, मतलब NaCl तो सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट है तो उसका पीएच 7 था, बट जब रिएक्शन खत्म हो गया तो सोल्यूशन में पीछे बचा कौन? NaOH। रुको मैं आपको अनम्यूट करता हूँ ताकि आप लोग बाद में मुझे आंसर बताना कि आपको समझा या नहीं, ठीक है? ओके, हाँ, तो लास्ट में आपका बचा क्या? NaOH। अगर NaOH बचा है, NaCl था, अब ये NaOH है। NaOH इज अ बेस, और आपने सीखा होगा ना इतना तो आयनिक इक्विलिब्रियम में कि बेस जो होता है उसका पीएच 7 से ज्यादा होता है, तो आंसर इज इंक्रीज, पीएच विल इंक्रीज। समझा क्या? यस हाँ सर। सर। यस सर। तो एक ने आंसर लिया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं दिया? यतीश आपने यही सोचा था क्या? हाँ सर। यही सोच के आंसर दिया ना? ओके, तो बाकी लोग क्यों नहीं सोच के बता पाए? एटलीस्ट जिनसे एक्सपेक्टेड है वो लोग आंसर किया करोगा कि सबसे तो एक्सपेक्टेशन, वो तो हर क्लासेस का नियम है, बट एटलीस्ट जिनसे एक्सपेक्टेशन है उन लोग का आंसर आना चाहिए, वरना टीचर को बुरा लगता है कि यार इतना पढ़ाया और ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्लीज एटलीस्ट ट्राई जरूर करो, एटलीस्ट ट्राई जरूर करो, बोलने की जरूरत नहीं है, मैसेज जरूर करो, जो होगा वो देखा जाएगा, ट्राई जरूर करो। ओके, तो मैंने आपको ट्रिक समझा दिया कि लास्ट में बचने क्या वाला है? NaOH। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि लास्ट में NaOH बच रहा है, तो हमें पता था कि एक्वस NaCl में कौन कौन है? Na प्लस है, H प्लस है, Cl माइनस है, OH माइनस है। अगर Na प्लस और OH माइनस पीछे बच गए, इसका मतलब किसका डिस्चार्ज होने वाला है? कौन डिस्चार्ज होने वाला है? ऑब्वियसली H प्लस और Cl माइनस, है ना, ये डिस्चार्ज होने वाला है। इसका मतलब है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन जाएगा? H प्लस, तो ऑब्वियसली वहां क्या रिलीज होने वाला है? हाइड्रोजन गैस। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन जाने वाला है? ऑब्वियसली क्लोरीन, तो क्या रिलीज होने वाला है? क्लोरीन। क्या रिलीज होने वाला है? क्लोरीन। तो यहाँ पर वो रूल तो फॉलो ही नहीं हो रहा है ना। हमने क्या बोला था कि एक जगह कौन जाने वाला है? मेटल, और एक जगह नॉन मेटल, बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। हालांकि ये कहाँ मेटल है, दोनों ही नॉन मेटल है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने लिखा भी था शायद कि मोल्टन, हाँ उन्होंने लिखा था मोल्टन,
क्योंकि ये एक्वस है, एक्वस में ये फॉलो नहीं होगा। तो हर एक चीज का मतलब होता है, अगर मोल्टन हुआ तो ही वो फॉलो होगा कि एक जगह मेटल जाएगा एक जगह नॉन मेटल जाएगा। ये मोल्टन नहीं है, ये एक्वस है। तो यहाँ से आपको ये सब चीजें तो समझ में आ गई कि आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या लिखना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या लिखना है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो पहले ही मैंने आपको ये बता दिया कि आप, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किसको, सोडियम यहाँ पर जाने वाला है या H+ जाएगा, क्लोरीन माइनस जाने वाला है या OH माइनस। कैसे याद रखोगे, लास्ट में NaOH बचा, NaOH बचा मतलब सोडियम और OH बच गए, जो बचे वो लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देख लेना, ऐसा ही कुछ है। चलो अब देखते हैं पूरा। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, देखो क्या लिखा है। Electrolysis of an aqueous NaCl can be carried out in the cell used for the electrolysis of molten NaCl using inert electrode, वही electrodes. The fused NaCl is replaced by moderately concentrated aqueous solution of NaCl. ठीक है, मतलब इस बार हमने पानी ऐड कर दिया। The water involved in the electrolysis of aqueous NaCl leads to electrode reaction that differ from the electrolysis of molten NaCl, है ना। क्यों डिफरेंस आया है मोल्टन और एक्वस में? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, देखा भी तो है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, वही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन occurs at cathode। इसमें भी आप कैसे बनाओगे ये रिएक्शन, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, आप वापस कंस्ट्रक्शन लिखोगे वैसे ही जैसा पहले लिखा था, डायग्राम भी ड्रॉ करोगे। सिर्फ क्या करने वाले हो, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मोल्टन, याद देखो क्या लिखा है, फ्यूज NaCl। वहां आप जब आप डायग्राम बनाओगे तो क्या लिखोगे, एक्वस NaCl। इतने डिफरेंस है, डायग्राम बनाना है दोनों में, डायग्राम दोनों में ही बनाना है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो वही मेथड फॉलो करना है, पूरा सब कुछ वही स्टेप्स फॉलो करना है। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, मैंने अभी आपको बताया था, रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पर। रिडक्शन कहाँ पर होने वाला है, कैथोड। कैथोड नीचे, इसमें कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, है ना। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड के पास कौन जाएंगे, पॉजिटिव आयंस। तो देखो क्या लिखा है, एट कैथोड टू रिडक्शन रिएक्शंस कंपीट, है ना, उनके बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है। वन इज द रिडक्शन ऑफ Na+ आयंस एज इन द केस ऑफ मोल्टन NaCl, वो आप देख सकते हो, उन्होंने दिखाया अभी कि क्या होगा, Na वही इलेक्ट्रॉन लेगा एंड रिएक्शन दिखाया। दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई है, हाँ, द अदर इज द रिडक्शन ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन गैस। अब देखो इन्होंने ना यहाँ पर एक अलग चीज की है, मैंने आपको समझाया था कि H+ है, H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो ऐसा दिखा सकते, इन्होंने इसको कॉम्प्लिकेट करके बताया, इन्होंने H+ आयन नहीं समझाया, इन्होंने सीधा वाटर बता दिया कि पूरा पूरा वाटर है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सेम एज इट इज है, कुछ नहीं। देखो समझो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाटर लिया। अब आप देखो, आपको पता है वाटर है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वाटर ले लो, कोई बात नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जहां मैंने H+ सोचा था वहां वाटर ऐड लेना है हमें, ठीक है। हमें पता है कि अगर H+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन, बस हमारा काम हो गया। बाकी चीजें हमें सिर्फ बैलेंस करनी है। अब बैलेंसिंग सोचो, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो बनेंगे भी, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 4 है, तो बनेंगे भी कितने, 4 बन गए, ठीक है, 4 बन गए। ये इन्होंने रॉन्ग बताया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 किलो, हाँ 1 किलो आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 2 लगेंगे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, आप देख सकते हो एक वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, राइट, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है, ठीक है, 2 नहीं लेना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, H2 बन गया, H2। अब सोचो एक्स्ट्रा, 1 मिनट है, नहीं नहीं नहीं, ओके, इनका सही है, रॉन्ग नहीं है इनका, सही है, OH भी दिखाना है ना इसमें, एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया। चलो देखिए, 2 ले लो, तो 2 ले लिया हमने वाटर मॉलिक्यूल, बट हमें पता है उसमें से सिर्फ कितने हाइड्रोजन गैस बनने वाला है, H2, सिर्फ H2 बनेगा। तो वो वहां 2 हाइड्रोजन जा चुके, ठीक है, 2 हाइड्रोजन जा चुके, पीछे कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बच गए और 2 ऑक्सीजन बच गए। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से क्या बनेगा, OH- आयन, कितने, 2, बस, ठीक है। आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हो जैसा मैंने सिखाया है, 2 H+ लो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो और क्या निकल जाएगा, H2 गैस, क्योंकि निकलने वाला अल्टीमेटली H2 गैस है। इन्होंने अदर दूसरी तरीके से बताया है, इन्होंने दूसरी तरीके से बताया, ठीक है। तो बेटर है कि आपको बुक में दिया वो लिखना ज्यादा जरूरी है, मैंने आपको ट्रिक भी समझा दिया।
क्या करना है हमें, जैसा हम मैंने आपको पहले रिएक्शन बताया वही फॉलो करो। सिर्फ ऐसा सोचो कि जहाँ H+ था वहाँ वाटर है, जो एक्स्ट्रा है उसको प्रोडक्ट में दिखा दो। ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब इसमें एक हाँ चीज नोट करने वाली बात है। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है, देखो ये E0 दिख रहा है आपको, इस E0 को बोलते हैं हम, आगे पता चलेगा आपको, ये E को बोलते हैं खाली E। देखो डिफरेंस है, एक खाली E आएगा, एक E0 आएगा। E का मतलब होता है EMF, E का मतलब होता है EMF, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ते हैं या EMF पढ़ते हैं। ठीक है, हम इन दोनों को ऐसे पढ़ सकते हैं। E0 का मतलब होगा स्टैंडर्ड EMF। समझना, जब कभी भी नॉट आएगा तो वो स्टैंडर्ड बन जाएगा। आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में है ना, डेल्टा H भी है और डेल्टा H0 भी है। नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। और एक आपने पढ़ा होगा ऐसा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब कभी भी नॉट आ जाएगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, कितनी है आपको वैल्यू दिख रही है, -2.71 वोल्ट। ठीक है, जबकि आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, -0.83। वही लिखा है, आप देखो यहाँ पर नीचे स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोल दिया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ वाटर इज हायर देन दैट फॉर द रिडक्शन ऑफ Na। बहुत लॉजिकल है, हायर है, यहाँ नेगेटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव को कंसिडर करो। जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं, मैथ्स में क्या पढ़ते हैं हम, जितना ज्यादा नेगेटिव होता है उतना ज्यादा क्या होता है, वो छोटा होता है। अगर मैं आपको बोलूँ -5 और -3 में ज्यादा छोटा कौन, डेफिनेटली -5 है, -5 ज्यादा छोटा होता है। तो यहाँ पर भी वही है ना, -2.7 है और यहाँ पर -0.83 है। तो ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.83, 0.83 बड़ी वैल्यू है ना। तो वही लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल for the reduction of water is higher than that for the reduction of Na. These implies that water has much greater tendency to get reduced than Na+. अब ये मत समझना, मैंने तो आपको बताया था जिसके लिए ज्यादा लगता है वो तो रिड्यूस नहीं होता है, ये वो एनर्जी की बात नहीं है, वो एनर्जी की बात की थी मैंने, ये रिडक्शन की बात है। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको, ये हमें कैसे पता चलेगा इस वैल्यू से कि किसको डिस्चार्ज करना है किसको नहीं करना है। से कोई सिंपल, हालांकि अभी वो सब बताना मुश्किल है क्योंकि एक्चुअली वो गैल्वेनिक सेल में आने वाला है, बट मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ, बेटर आपको मैं वहीं पे बता पाऊंगा। तो अभी के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, अभी के लिए आइडिया दूंगा तो भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा कॉन्सेप्ट, रहने दो फिलहाल, रहने दो, नहीं पढ़ते मैंने बहुत ज्यादा, अभी यहाँ पर ही वो सब कुछ हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो सब कुछ आगे है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो ही आप बता पाओगे कि किसका कौन डिस्चार्ज होगा कौन नहीं डिस्चार्ज होगा। मैंने एनर्जी के टर्म्स में बताया था, इन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में बताया, इन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में बताया। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने एक और चीज गलत की है, ये जो है ना, गलत तो नहीं है वैसे, यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था RED। RED का मतलब क्या, कि आप आगे जाके पता चलेगा आपको कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ध्यान से मेरी बातें सुनना, आपके लिए एकदम नया है और कंसेप्चुअल है बहुत, ध्यान से सुनना। एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरह का होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का है, एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहले इतना समझ में आया क्या, क्या बोला मैंने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, खाली E लिखा हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी खाली E लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर E0 के साथ नीचे RED लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अगर E0 के साथ नीचे OXI लिखा हुआ है, वो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इतना पहले समझना। अब और चलो यहीं पे मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ, बिकॉज कंसेप्चुअली है, देख लेंगे आगे, फिर से फटाफट रिवाइज कर लेंगे आगे।
देखो एक कंसेप्ट समझाता हूँ। क्या होता है ना कि एक टेबल है, मैं आपको वो टेबल भी दिखाता हूँ। ये रहा वो टेबल, जो मैंने आपको बोला भी था कि मैं अपनी तरह से अपने तरीके से सिखाने वाला हूँ उस टेबल को। इसमें जो दिया है वो आपसे कभी लर्न नहीं होगा और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। ये टेबल, ठीक है, ये वाला टेबल है, इस पे बेस्ड है ये सब कुछ। इसी टेबल से, इसी सारी वैल्यूज से आपको पता चलता है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, कौन सा सेल वर्क करेगा, कौन सा सेल वर्क नहीं करेगा, वो ये पूरा टेबल डिसाइड करता है। तो ये कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी बातें ध्यान से सुनना। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ कुछ नेक्स्ट 15 मिनट्स या जो लास्ट लेक्चर एंड होगा तब तक, या जब तक भी मेरा कंसेप्ट चलेगा, मेरी बातें बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर आपको आवाज नहीं आए तो भी मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत कंसेप्चुअल। ओके, एक मिनट। हाँ चलो मैं बता देता हूँ। क्या होता है ना कि आपको जब कभी भी खाली ई नॉट लिखा होगा, मैं एकदम डीप में जाके तो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आपको आगे वैसे भी टॉपिक आएगा तब जाके एकदम कंप्लीट बता दूंगा, अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। जब कभी भी आपको खाली ई नॉट लिखा हुआ मिलेगा ना, खाली ई नॉट, मैंने क्या सिखाया, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट याद रखना, जैसे IUPAC आपको पता है वैसे इसकी भी IUPAC, इसकी भी IUPAC। IUPAC ने ये बोला है, IUPAC ने ये बोला है कि जब कभी भी खाली ई नॉट लिखा हुआ है, जब कभी भी खाली ई नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट है कि आप समझ जाओ वो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो। जब कभी भी उसके नीचे नीचे उसके सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वो एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन की ही बात कर रहे हैं। मतलब वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है बाय डिफॉल्ट। अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड तो वो लोग जरूर उसके नीचे OXI लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन के लिए OXI लिखना जरूरी है, बट रिडक्शन के लिए आपको समझना है कि बाय डिफॉल्ट खाली ई नॉट दिया है, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू है। पहले बात ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि देखो, आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे लिखा ही नहीं कि वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो ये बात बहुत ध्यान से समझना। देख सकते हो इन्होंने रिडक्शन लिखा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है। जबकि देखो यहाँ पर, देखो लिखा है, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है OXI, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है OXI, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। ओके, इतना समझ में आना चाहिए। पहली बात तो ये हमेशा क्लियर रखना अपने दिमाग में, जब कभी भी खाली ई नॉट लिखा है हो बाय डिफॉल्ट रिडक्शन। ओके, इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है आपको, मैं जब सिखाऊंगा अपनी तरह से तो एक इस पेज पे मैंने कैसे बनाया है, आप वो वाला भूल जाना जो इस बुक में दिया हुआ है, तो बहुत ही खतरनाक दिया हुआ है, वो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। मैं अपना चार्ट देने वाला, आप उसको याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एंट्रेंस में, सब कुछ। बोर्ड्स में वो याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, वापस एंट्रेंस के लिए ही है ये। अब कैसे मेरे अकॉर्डिंग कैसे मैंने अरेंज किया और कैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसको सुनो, ठीक है। अभी मैं आप फिलहाल बता तो नहीं रहा हूँ सब कुछ, वो डायग्राम भी मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। उसमें क्या मिलने वाला है आपको, हाइड्रोजन एक जगह पर आपको दिखेगा, उसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे और उसके नीचे कुछ एलिमेंट दिखेंगे। हाइड्रोजन को उन्होंने रेफरेंस ले रखा है। हमें पता है ना, कोई भी चीजें अगर हमें मेजर करनी होती है तो उसके लिए रेफरेंस जरूरी है। आपको अगर याद होगा तो जब मैंने आपको एकदम पहला लेक्चर समझाया था, जब बहुत पहली बार मैं पहली बार आपको लेक्चर डिलीवर करने के लिए आया था आपकी क्लास में, मैं आपसे मिला था, तो मैंने आपको बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको चीजें बताई थी कि अगर दुनिया में 1 किलो ही नहीं आया होता तो आप 5 किलो बना पाते क्या, या दुनिया में 1 सेंटीमीटर ही किसी को नहीं पता होता तो आप मेजरमेंट्स कैसे करते? तो किसी ने तो रेफरेंस बनाया ना कि हाँ इतनी सी, जो इतना सा होता है वो 1 सेंटीमीटर है, जो इतना सा वेट होता है वो 1 kg है। उसके बेसिस पे ही तो हमने सब कुछ बनाया। हो सकता है कि दुनिया में सबसे पहले 5 kg आया हो, क्या पता क्या आया वो नहीं पता, है ना, कि अगर 5 kg आया होगा तो उसको 5 में डिवाइड कर दो तो 1 kg बन गया। ऐसे तो कोई तो रेफरेंस होना जरूरी है कोई भी चीज को मेजर करने के लिए, बिना रेफरेंस आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी रेफरेंस की जरूरत थी, तो उन्होंने रेफरेंस किसको ले लिया, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का क्या रेफरेंस माना गया है, हाइड्रोजन को 0 वोल्टेज दिया गया है। हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है, 0। किसकी वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी 0 है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी 0 है। अच्छा, ये ऊपर कुछ एलिमेंट है, नीचे कुछ एलिमेंट है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको वैल्यूज किसकी मिलने वाली है, ई नॉट की, मतलब किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। मैं आपको सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही पढ़ाने वाला हूँ। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप खुद ही बता सकते हो, थोड़ी देर में मैं मतलब समझा दूँ। ओके, क्या होने वाला है उसमें, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, उन सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर मैं शॉर्ट में बार बार बोलूंगा SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। SRP का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, याद रखना। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही बोलते हैं। तो SRP का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SOP का मतलब होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैं बार बार ये वर्ड नहीं यूज करूंगा, ठीक है, SRP और SOP बोलूंगा मैं। ओके, तो मेरा जो ये टेबल है ये पूरा का पूरा SRP पे बेस्ड है, SOP पे नहीं, ठीक है, ना कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको कि जितनी भी वैल्यूज इस हाइड्रोजन के ऊपर की तरफ होगी उन सबकी वैल्यू होगी नेगेटिव में, ठीक है, बीच में 0 है, ऊपर की सारी वैल्यू नेगेटिव, नीचे की सारी वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मेरा जो टेबल है उसमें डाउन द ग्रुप वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। किसकी वैल्यू, SRP की वैल्यू। किसकी वैल्यू बढ़ेगी, SRP की वैल्यू। इतना समझ में आया पहले क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में है तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको समझ में आएगा। इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा वैसे वैसे SRP की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आप देख सकते हो जो सबसे ऊपर होगा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है, फिर जैसे जैसे नीचे आया वैसे वैसे क्या होने वाला है, नेगेटिव कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, एक बार 0 आएगा, फिर धीरे धीरे और बढ़ते जाएगा और पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब और कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ये SRP बताता क्या है हमें, याद रखना, जिसके SRP की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जिसके SRP की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है ना, वो ये इंडिकेट करता है कि वो क्या अंडरगो करेगा, रिडक्शन। वो क्या अंडरगो करेगा, रिडक्शन। जिसके SRP की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो क्या बताता हमें कि वो अंडरगो करने वाला है रिडक्शन। समझो, आगे आपको ये सब आने वाला भी है। समझो मैं आपको हाइपोथेटिकली एक A है एक B है, ठीक है। एक का मैंने आपको बताया SRP जो है, एक की SRP जो है वो 5 है और एक की SRP जो है वो 7 है। अब यहाँ से आप खुद ही बता सकते हो कि कौन कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा। A और B में कौन कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा, आप खुद ही बता सकते हो। क्यों? क्या आप देख सकते हो, पहली बात, किसकी SRP ज्यादा है, B की। इसका मतलब है कि B जो है वो क्या करने वाला है, B जो है वो क्या करने वाला है, रिडक्शन। B जो है वो क्या करने वाला है, रिडक्शन। अभी तो सिखाया जिसके SRP की वैल्यू जितनी ज्यादा वो उतना ही ज्यादा रिडक्शन करने की टेंडेंसी होती है उसकी। तो B क्या करने वाला है, रिडक्शन। अगर रिडक्शन करेगा तो कैथोड के एनोड, मैसेज मैसेज, कैथोड के एनोड, क्या है, अरे बाप रे। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. हो गया, तो आवाज आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को? नहीं No, सर। sir. अरे बाप रे, नेटवर्क का कुछ इशू हुआ था, ठीक है। तो आपको मेरा क्वेश्चन भी सुनाई नहीं दिया था कि मैंने क्या बोला था, A और B का कुछ क्वेश्चन बोला था, वो समझ में नहीं हाँ सुनाई सर, दिया वो था? Yes, sir. सुनाई दिया था।
वो सुनाई दिया, आंसर भी किया है सर। आंसर भी किया पर मेरे को नहीं आया। ओके, मतलब कुछ इश्यूज हुआ था नेटवर्क में। ठीक है, मैं वापस लाता हूँ। ओके, फिलहाल इसको यही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें चैप्टर लाने की जरूरत नहीं है। मेरी बातें ध्यान से सुनना। मैंने क्या बता रहा था आपको कि जैसे जैसे नीचे जाओगे उसमें एसआरपी बढ़ेगा, एसआरपी बढ़ेगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिसका एसआरपी ज़्यादा होता है उसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ओके, तो मैंने आपको बताया था एक ए है एक बी है। ठीक है, एक का ई नॉट मैंने बताया था 7, अगर मैं वो उल्टा भी कर रहा हूँ तो आप इसके अकॉर्डिंग याद रखो। एक का बताया था मैंने 5। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जिसका एसआरपी ज़्यादा है वो क्या करेगा, रिडक्शन। चलो मुझे इतना बता दो आप मैसेज करके कि कौन कैथोड कौन एनोड। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, कैथोड के लिए सी, एनोड के लिए ए। चलो बताओ इसमें कैथोड कौन एनोड कौन, मैसेज। कैथोड कौन और एनोड कौन आपको बताना है। सर आपको मैसेज नहीं जा रहा है। कुछ इश्यूज है लगता है वो। 2 लोग का तो मैसेज आया है, 3 लोग का आ गया। आयुष एक बार फिर से ट्राई करो। तीशा आपका आंसर सही है, यतीशा आपका भी आंसर सही है, शमिता आपका भी आंसर सही है, बट आपने एक ही बताया। हाँ वो भी ठीक है। ठीक है, तो क्लियर है, आप ट्राई कर सकते हो एक बार वापस, अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं। कंसेप्ट समझा ना आपको आयुष? तो ना यार, आपका आंसर आप ही क्या ना, परफेक्ट, सबका आंसर सही है। ओके, तो क्लियर कट समझ में आता है कि अगर आपको ई नॉट की वैल्यू दी हुई है तो आप खुद ही बता सकते हो कि कौन कैथोड बनने वाला है और कौन एनोड बनने वाला है ना? क्योंकि जिसके ई नॉट की वैल्यू ज्यादा है उसका मतलब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन, उसकी एसआरपी ज्यादा है, एसआरपी ज्यादा है मतलब वो रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करेगा मतलब वो कैथोड बनेगा। आपको आप देख सकते हो यहाँ पर ए की वैल्यू 7 है, इसका मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है, एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है तो वो रिडक्शन करेगा, तो वो बन जाएगा कैथोड। तो ए बन जाएगा कैथोड, बी हमारा एनोड। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंस है उस सीरीज का, वो इंपॉर्टेंस है उस नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईसीएस, बहुत इंपॉर्टेंस है उसका। बहुत सारे एमसीक्यूज के ऊपर फ्रेम हो सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट इस, इनफैक्ट यही चैप्टर नहीं आपको बहुत सारे चैप्टर में काम आ सकता है, तो अगर सीरीज आपको समझ में आ जाएगी। मैं एक ट्रिक भी दूंगा उस सीरीज को लर्न करने के लिए। आप बुक की सीरीज फॉलो मत करना, बोर्ड्स में उसका रिक्वायरमेंट इतना है नहीं, क्योंकि बोर्ड्स में हमेशा आपको वैल्यू साइड में दी रहेगी, बोर्ड में हमेशा आपको साइड में ऐसे वैल्यूज दी रहेगी, वैल्यूज दी रहेगी तो आप खुद ही बता सकते हो कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा। ठीक है, तो जिसके अभी आपको इतना सब समझ में आ गया, आई थिंक क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। तो इसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। अब वापस उस टॉपिक पे जाते हैं। अब देखो, अब आपको क्लियर कट ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो कि जब सोडियम का हमने देखा तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी की वैल्यू कितनी है, इतनी जो भी वैल्यू है, और वाटर का जो हमने रिएक्शन किया उसके एसआरपी की वैल्यू इतनी है। आप दोनों में से देख सकते हो किसकी वैल्यू ज्यादा है, वाटर की। अगर वाटर की एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है तो वो रिडक्शन करेगा, वही करेगा रिडक्शन। समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसीलिए लेको लिखा है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ वाटर इज हायर देन दैट for the reduction of sodium. This implies that water has a much greater tendency to get reduced than the sodium ions. Hence the reaction that is reduction of water is the cathode reaction when the aqueous NaCl is electrolyzed. पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया? वापस पढ़ लो चाहिए तो, समझा क्या? देखो पढ़ लो एक बार और मुझे बताओ समझा या नहीं समझा, मैसेज करना। हाँ
इन्होंने हाइड्रोजन ही लिखा है, इन्होंने वाटर के टर्म्स में लिखा है, वो भी ध्यान देना। ओके, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इतनी कुछ 6 to 7 लाइंस है वही पढ़नी है। हो गया क्या पढ़ के? किसी को कोई लाइन पे डाउट है तो बताओ मुझे, किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक हो गया है सबका। ओके, ये भी समझ में आ गया। सिमिलरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी वही बात है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, यही बात ध्यान से सुनना, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी SOP की बात कर रहा हूँ अभी, SRP की नहीं, SOP की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन करेगा, वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन करेगा। तो आप देख सकते हो वापस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड। इस बार देखो क्लोरीन का SOP कितना दिया हुआ है, इतना, और वाटर का SOP कितना दिया हुआ है, इतना। वापस वही बात आती है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, वाटर की। किसकी वैल्यू ज्यादा है, वाटर की वैल्यू ज्यादा है। अगर वाटर की वैल्यू ज्यादा है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एट एनोड, एक मिनट, ओके। ओके हाँ, तो रुको पढ़ लेते क्या लिखा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की इन्होंने, मेरे को देखना है। चलो देख लेते, पढ़ ही लेते क्या दिया। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया ना। Okay, at anode there will be a competition between oxidation of Cl- ion to Cl2 gas, as in the case of molten NaCl, and the oxidation of water to O2 gas, है ना। यहाँ पर भी competition चलने वाला है, या तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा या वाटर का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम अगले क्लास में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, अभी मतलब नहीं, आधा अधूरा ही होगा, और ये लेक्चर वैसे भी खत्म हो जाएगा, फिर बीच में रुक जाएगा और फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कुछ स्टूडेंट वापस ज्वाइन करते हैं एंड ऑल। बेटर है हम अगले क्लास में पढ़ें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ें। यहाँ तक जितना समझा समझ में आ गया ना सब आज का? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो तो यहाँ तक पढ़ लेना अच्छे से, कुछ डाउट होगा तो मुझे बताना। ये SRP SOP ये सब कंसेप्ट मैं आपको अगले क्लास में वापस पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अभी टाइम वैसे भी नहीं बचा और ये रुक जाएगा तो मतलब नहीं निकलता है, वापस वैसे ही स्टार्ट करना है, तो मैं आपको अगली क्लास में ये सब कंसेप्ट बता दूँगा। चलो बाय। बाय सर। Bye, बाय सर। sir.